Good morning, students. Yesterday, I discussed with you that a charged particle moving in magnetic field experiences force, and that force cannot change kinetic energy of a charged particle, but it can only deflect charged particle, or we can say it provides necessary centripetal force for a charged particle to revolve on a circular path. So now couple of numericals based on this concept. We have a chamber in which uniform magnetic field of 8.0 Gauss. 1 Gauss is equal to 10 raised power minus 4 Tesla. Tesla is SI unit of magnetic field and Gauss is CGS unit of magnetic field. So this much magnetic field is maintained in a chamber. An electron with a speed of 4.0 into 10 raised power 6 plus 6 meter per second enters the chamber in a direction normal to the field. Describe path of the electron. We know when a charged particle enters a region of magnetic field, it experiences force, and that force provides required centripetal force for the charged particle. And the radius of that orbit is given by this. Here m is mass of the charged particle, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इसकी स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, जिस स्पीड से एंटर करता है. दिस इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड गॉस में है. एक गॉस 10 रेज़ पावर माइनस 4 टेस्ला के बराबर होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी हो गई बी इज इक्वल टू 8 गॉस, 8 इंटू 1 गॉस, and 1 Gauss is 10 raised power minus 4 Tesla. So सारी physical quantities को हम SI unit में put कर रहे हैं. Here one thing more, it has been given. See, force on the charged particle is given by this. This angle is given 90 degree. It has been given कि charged particle enter magnetic field like this. Okay, V of the charged particle is perpendicular to the magnetic field. It has been given. So this is QVB. This is the force on the charged particle, and it needs this much amount of centripetal force. So equate these two. So mb square by r is QBB. V cut गया and it gives us r is equal to mb upon QB. सो यहाँ से रेडियस निकल गया उसका ऑर्बिट का, जिसमें वो चार्ज पार्टिकल घूमेगा. देन फ्रीक्वेंसी वी हैव ऑलरेडी ड्राइव्ड. फ्रीक्वेंसी के कितने चक्कर लगाएगा एक सेकेंड में, इट इज़ गिवन बाय दिस. तो एवरीथिंग इन SI यूनिट. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी. फिर थर्ड पार्ट इज व्हाट हैपन्स टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट प्रोग्रेसिवली लूजेज इट्स एनर्जी ड्यू टू कोलिजन्स विद द एटम्स. जैसे ही इलेक्ट्रॉन चैम्बर के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कोलाइड करेगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी. कोलिजन के कारण स्पीड कम होगी तो रेडियस इज गिवन बाय दिस. सो वी कम हो गया तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो डिक्रीज. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. A beam of protons enter a uniform magnetic field of 0.3 Tesla with velocity 4 into 10 power 5 meter per second at an angle of 60 degree to the magnetic field. Find the radius of helical path of the proton. कल हमने आपको बताया था कि चार्ज पार्टिकल पहला किया था when it enters at an angle parallel or anti-parallel. Then at angle
90 डिग्री एंटर करता है चार्ज पार्टिकल। उसके बाद एट एनी आर्बिट्रेरी एंगल, तो वहाँ पे हमने किया था कि आर्बिट्रेरी एंगल पे एंटर करता है तो हेलिकल पाथ फॉलो करता है। सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड में आया। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री। रिजॉल्व दिस v इनटू कंपोनेंट्स। तो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर कि हम या तो ये ले लें कि चार्ज पार्टिकल v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में आया, या वी कैन से कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल आया, उसकी एक साथ दो वेलोसिटी है, एक v पैरेलल और एक v परपेंडिकुलर। v पैरेलल इज इक्वल टू दिस, ये v cos 60 हो जाएगी, तो v की वैल्यू दी हुई है, सो ये आ गया हमारा v पैरेलल कंपोनेंट। v परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू sin 60 इज √3/2, तो ये आ गया। नाउ रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना है। इफ़ यू रिमेंबर, ये कंपोनेंट तो चार्ज पार्टिकल को सीधा आगे लेके जाता है। इट रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ बिकॉज ऑफ v परपेंडिकुलर। पिछले वाले केस में भी ये वेलोसिटी इट वाज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो जो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा वो v परपेंडिकुलर के कारण करेगा। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी ही परपेंडिकुलर थी, बट हियर इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर, तो वी विल टेक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो रेडियस जो हमारा यहाँ था रेडियस, इसमें v परपेंडिकुलर हो जाएगा बस। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन SI यूनिट वी कैन ओबटेन द रेडियस, इतना जाएगा। Then time period, it is reciprocal of frequency. This is the formula for frequency. इसका reciprocal लिया जाएगा. So this is the time taken by electron to complete one round. Pitch of the helix, ये डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल करी जब इसका एक चक्कर पूरा हो गया, दिस इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स, कल हमने किया था। सो दिस इलेक्ट्रॉन टेक्स टाइम कैपिटल T टू कंप्लीट दिस रेवोल्यूशन। ये यहाँ तक आधा हो गया, कल हमने कहा था, और इसके बाद आधा और हो गया, और इस चक्कर को पूरा करते हुए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो ये निकालनी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट is x, so we know velocity is displacement along horizontal upon time. So ये अगर displacement along horizontal है, this will be velocity along horizontal, जो कि हमारे यहाँ पे v parallel है velocity along x axis. So from here x is equal to v parallel into t. So v parallel into t, ये v parallel है हमारा, ऊपर निकाल रखा है, टाइम पीरियड ये रहा. So this is pitch of the helix. Now last question. A beam of protons passes undeflected with the horizontal velocity v through a region of crossed electric and magnetic field. E for electric field, B for magnetic field. If E is equal to 1000 kilovolt per meter and B is equal to 50 millitesla, then find V. तो E is given 100 किलो वोल्ट, 100 किलो मीन्स 10 की पावर 3, और वोल्ट पर मीटर इज SI यूनिट. वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज या तो F/Q, यहाँ से न्यूटन पर कूलम यूनिट आएगा. वी ऑल्सो नो दिस इज माइनस dV/dr. dV is small potential difference, dr is small distance. तो इट इज स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट वोल्ट, एंड दिस इज स्मॉल डिस्टेंस, इसका SI यूनिट मीटर. सो वोल्ट पर मीटर इसका SI यूनिट ये भी होता है, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर. तो ये मैग्नेटिक फील्ड 50 m टेस्ला, m मीन्स 10⁻⁻3. सो फॉर नो डिफ्लेक्शन, कल हमने ड्राइव किया था वेलोसिटी फिल्टर में कि v शुड बी इक्वल टू E/v. तो E और v की वैल्यू पुट करके ये आ. अगर आपको याद नहीं है तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स QBB sin 90 विच इज़ 1 परपेंडिकुलर थी वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज Q इंटू E. दोनों को इक्वेट कर दिया था हमने, QE इज इक्वल टू QVB. सो Q कट गया, इट गिव्स V इज इक्वल टू E/v. देन वी हैव new article, expression for force acting on a current carrying conductor.
Before discussing it, let me give a simple example. Suppose three people are sitting in a auto rickshaw और ऑटो रिक्शा चारों तरफ से बंद है। आपने तीनों जो उसके अंदर बैठे थे उनको स्ट्रिंग टाई कर दी और उन स्ट्रिंग को जो उसकी विंड स्क्रीन थी ऑटो रिक्शा की वहाँ से बाहर रस्सियों को निकाल दिया और अब तीनों लोगों को बाहर खींचा रस्सी से। तो सिंस विंडोज़ आर लॉक्ड तो वो तीनों लोग जो ऑटो रिक्शा के अंदर है बाहर नहीं आ सकते। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? जो फोर्स उन तीन लोगों के ऊपर लगा रहे हो तुम, वो इनडायरेक्टली दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑटो रिक्शा। तो अगर आप तीनों को एक तरफ खींचेंगे तो ऑटो रिक्शा पलट जाएगा। सो क्योंकि दे कैन नॉट कम आउट ऑफ ऑटो रिक्शा। बिल्कुल यही बात हम यहाँ लगाएंगे कि अगर ऑटो रिक्शा लॉक्ड है, चारों तरफ से बंद है, स्ट्रिंग बांध के आप पैसेंजर्स को बाहर खींच रहे हो, तो वो फोर्स पैसेंजर के ऊपर तो लग रही है, हम कहते हैं दैट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑटो रिक्शा। सो वी हैव अ वायर, इसमें करंट जा रहा है। करंट जा रहा है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। इफ़ इट इज़ ए कॉपर वायर तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, बिकॉज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड बी और ये मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बना रही है करंट एलिमेंट के साथ। इधर करंट जा रहा है और अगर मैं इस करंट को इस कंडक्टर की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। आई एल इज़ अ करंट एलिमेंट, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन जो है वही होगी जो करंट की। तो ये आई एल वेक्टर हो गया। तो थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आई एल वेक्टर। So since these electrons are in motion and a charged particle moving in a magnetic field experiences force, and that force is given by this. This is F is equal to Q B sin theta, or this force is Q V cross B. ये है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए हम एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, उसके ऊपर फोर्स कैपिटल एफ के बजाय स्मॉल एफ। दिस इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज उसके ऊपर माइनस ही है, स्पीड उसकी वी डी है और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो चल रहा है दैट इज वी। सो दिस द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो लेट अस सपोज इस पूरी तार में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है। वो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से बाहर नहीं आ सकते, तो वो फोर्स इनडायरेक्टली दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं वो हो गए हमारे ऑटो रिक्शा के अंदर जो पैसेंजर्स थे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकते, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है उतनी ही फोर्सेस कंडक्टर के ऊपर लग रही है। तो लेट अस सपोज कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस सारे कंडक्टर में। इट्स वॉल्यूम इज A इंटू L। सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका A है। चलिए इसको डिवाइड करके स्मॉल n आया। स्मॉल n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्रॉम हेयर कैपिटल N इज NaN। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी फोर्स है। इस सारे कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन है। मैंने ऑटो रिक्शा के अंदर 3 पैसेंजर माने थे, तो इसके अंदर कितने पैसेंजर हैं, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, ये। तो एक के ऊपर F फोर्स, तो सारे के ऊपर n इंटू छोटा f। तो दिस द टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर। पुट वैल्यू ऑफ n, ये तो होगी कैपिटल N की वैल्यू और ये अगले ब्रैकेट में ये स्मॉल f की वैल्यू। इट कैन बी री रिटन, बस सिर्फ माइनस को यहाँ ले दिया अलग और ये। नाउ यू नो I इज इक्वल टू NEAVD,
यू नो आई इज़ नॉट वेक्टर, आई स्केलर, लेकिन एल से गुणा कर देंगे तब ये वेक्टर बन जाएगा। तो दोनों तरफ एल से गुणा कीजिए, दोनों तरफ एल से गुणा करके ये बन जाएगा। सो ये तो नहीं बनेगा, लेकिन ये दिस इज आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, दोनों तरफ मैं एल से गुणा करता हूँ। दिस इज आई एल एन ई ए एल, ये एल से गुणा कर दिया इंटू वी डी। अब मैं अगर ये आई एल वैक्टर हो गया, इसको वेक्टर लगा दिया तो इधर वी डी इज़ वैक्टर, एन ई ए एल वी डी इज़ वैक्टर, तो ये वेक्टर फॉर्म में कोई इक्वेशन। लेकिन इसमें एक कमी है, इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है। इसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स राइट साइड, ये आई एल वैक्टर की, वी डी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो दे आर अपोजिट वेक्टर। सो मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अगर नेगेटिव नहीं लगाता हूँ तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन नहीं है ऐसा। हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अब दीज आर अपोजिट वेक्टर। तो ये आई एल वेक्टर इसके बराबर, ये जो डॉटेड बॉक्स के अंदर जगह है, सॉरी क्वांटिटीज़ है, इनको मैं आई एल वेक्टर लिखता हूँ। सो इस बॉक्स के अंदर जो क्वांटिटीज़ है उसकी जगह ये आ गया। सो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर एंड आई एल वेक्टर और बी के बीच में एंगल थीटा है, सो आई कैन रीराइट इट एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो स्पेशल केसेस अगर थीटा 90 हो तो 90 का साइन सबसे बड़ा आता है एक, तो ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। एंड इफ थीटा इज 0 और 180, साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो फोर्स नहीं लगी कंडक्टर के ऊपर। और इस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं या हमारा राइट हैंड थंब रूल है उससे निकाल सकते हैं। नाउ a question based on it. We have a solenoid. Its length is 60 centimeter and radius is 4 centimeter. इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। And it has 3 layers of winding of 300 turns each. A 2.0 centimeter long wire of 2.5 gram lies inside the solenoid near its center. ये सोलिनॉइड है हमारी, इसके ऊपर तार लपेट रखी है, 3 लेयर्स है, तो एक लेयर में 300 टर्न्स हैं, 3 लेयर है, तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस पूरी सोलिनॉइड में। और इसकी लंबाई इट इज़ 60 सेंटीमीटर मीन्स 0.6 मीटर, तो लेंथ से डिवाइड कर दिया तो यहाँ का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कि इस सोलिनॉइड की 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितने टर्न्स हैं। तो ये होगी हमारी एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। यू कैन से ये एक पाइप है, पाइप के ऊपर तार की 3 लेयर लपेट रखी है सोलिनॉइड में। ये पाइप के सेंटर से पास कर रही है लाइन, दिस इज एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे एक 2 सेंटीमीटर लंबी तार है और इसमें 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इसका भार 2.5 ग्राम है। तो ये पाइप के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पे ये तार का टुकड़ा ऐसे लटका रहना चाहिए, ऐसे लाइक दिस। यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो फोर्स है नीचे की तरफ अर्थ लगाएगी एम जी, और इस तार में क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, सो इट इज़ इन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारी सोलिनॉइड है, जब इसमें करंट पास करेंगे तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो ये स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर, इट इज इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सोलिनॉइड। जब सोलिनॉइड ये जो तार है इसकी बाइंडिंग्स है उसमें जब हम करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये इसकी करंट की डायरेक्शन ये है और बी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आई एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90। तो ये जो उसके अंदर एम्प्टी स्पेस है उसके ऊपर तब रहती है अगर इसके ऊपर फोर्स इतनी ही ऊपर की तरफ लगे। सो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, क्या वायर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स।
दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। ये एक तार है और इसमें करंट जा रहा है एंड दिस वायर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके तार के ऊपर फोर्स लगेगी एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस। सो ये भी जो स्मॉल लेंथ ऑफ वायर है इट इज़ प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड जो कि सोलेनोइड के अंदर है और इसमें करंट जा रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी और ये फोर्स इसके हिसाब से आई एल बी साइन 90 बिकॉज यहाँ आई एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90। सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर के ऊपर लगी एंड दिस इज द वेट ऑफ दिस वायर। तो साइन 90 इज़ 1, सो ये आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन इज कि ये जो तार लपेटी है पाइप के ऊपर इसमें कितना करंट पास किया जाना चाहिए कि ये स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर ये हवा में लटकी रहे, नीचे नहीं गिरे। तो से आई एस इज द करंट जो सोलेनोइड में पास करना पड़ेगा। तो वी नो दिस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड एंड सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इससे दी जाती है। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला। दिस इज म्यू एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ एंड दिस इज करंट इन द सोलेनोइड। सो फ्रॉम योर आई एस कैन बी कैलकुलेटेड। सब्सिट्यूट वैल्यू 2.5 ग्राम है तो ये 2.5 इंटू 10⁻³ kg हो गया इसका भार। जी की वैल्यू आई इस तार में जो फ्लो कर रहा है 6L इट इज़ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 इंटू 10⁻³ मीटर एंड म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है एंड 1500 टर्न्स पर मीटर। It gives us 108.3 ampere. So it was about force due to magnetic field on a current carrying conductor. Now next, yes, another numerical. This is a conductor of length 1.5 meter. It is carrying 3 ampere current. ये एक और कंडक्टर है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, सिर्फ बहुत छोटा सा, और इस लंबे कंडक्टर के लगभग सेंटर के सामने रखा है और पैरेलल है। इसमें भी करंट जा रहा है तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी वो निकालना है मुझे। तो पहले तो मैं निकालूंगा इस लंबे कंडक्टर ने जो P पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, ये बहुत लंबा है, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 150 सेंटीमीटर, सो वी कैन से इट इज़ वेरी लॉन्ग। तो जब बहुत लंबा कंडक्टर हो इनफाइनाइट लेंथ का तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ये होती है। सो ये कंडक्टर, इसमें करंट जा रहा है आई और इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। सो P पॉइंट पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मुझे। तो R इज़ 3 सेंटीमीटर, 2 इंटू K 10⁻⁻7 और इसमें करंट जा रहा है 3 एम्पेयर डिवाइडेड बाय P पॉइंट की डिस्टेंस इट इज़ 3 सेंटीमीटर मीन्स इतनी। सो इट गिव्स अस मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो वी कैन से ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट ने प्रोड्यूस करी है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स। तो करंट एलिमेंट ये होगी डायरेक्शन ऑफ आई एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू द पेज यहाँ पे और नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच में B विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दोनों के बीच में एंगल 90। सो वी नो फोर्स इसके ऊपर ILB साइन 90। सो I इसमें दिया हुआ है कितना फ्लो कर रहा है, इट इज़ 4 एम्पेयर। सो 4 एम्पेयर और इसकी लेंथ जो है L2 ले रखी है मैंने, इट इज़ 5 सेंटीमीटर मीन्स ये 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। सो इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ फोर्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये X1/1 और X2/2 ये दो वायर्स हैं, दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन और पैरेलल रखी हुई है एक दूसरे के और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R मीटर है एंड
मीडियम दोनों के बीच में वैक्यूम या एयर। इस तार में करंट फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो इस करंट I1 ने जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी वो निकालना है मुझे। तो दैट इज गिवन बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I1 एट D पॉइंट, दिस इज द D पॉइंट इज B1 2K, इट इज I1, आई एम सॉरी, दिस इज I1 और इस पॉइंट की डिस्टेंस R। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो I1 करंट ने प्रोड्यूस करी एट D, और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, जिसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नो ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ये B1 है इसकी वैल्यू, और किसने प्रोड्यूस करी है, इस करंट ने। तो इसकी डायरेक्शन ये है परपेंडिकुलर टू पेज एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। तो वी कैन से ये तो हो गई हमारा कंडक्टर इस तरफ हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड सीधी नीचे की तरफ परपेंडिकुलर टू द पेज। तो दोनों के बीच में एंगल IL2 वेक्टर ये हो जाएगा ऊपर, सॉरी हाँ, इसमें करंट I2 है, तो IL2 वेक्टर तो ये हो गया ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। सो एंगल बिटवीन दीज टू और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है B1 वेक्टर। तो फोर्स इसके ऊपर मैं लिखता हूँ, इस फोर्स को F2, x2/2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है, और ये इसमें करंट है I2, और लेंथ इसके लिए मैंने L इस कंडक्टर की, और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें है ये पड़ा हुआ B1, और एंगल इन दोनों के बीच में 90। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ L ऑफ x2/2, force acting on length, I'm sorry, force acting on length L of x2/2, it is given by this। करंट जो इसमें जा रहा है ये लेंथ x2/2 की, और ये मैग्नेटिक फील्ड जिसमें है B1 है, B1 इसलिए क्योंकि इसने प्रोड्यूस करी है, इनटू sin 90। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ L ऑफ x2/2 कंडक्टर। नो B1 की वैल्यू ये पुट कर दी हमने यहाँ पे, ये है फोर्स ऑन लेंथ L ऑफ दिस कंडक्टर। यूनिट लेंथ के ऊपर निकालनी है, तो दिस इज स्मॉल f से डिनोट कर दिया, ये आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन, ये टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन x2/2, और ये है लेंथ इसकी x2/2 की, तो ये बन गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये F2 की वैल्यू है हमारी I2, ये रही I2L into 2K I1/R डिवाइडेड बाय L। सो दिस द फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इसकी 1 मीटर लंबाई पर जो फोर्स लग रही है, एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन x2/2। अब बिल्कुल ऐसे ही इसमें करंट जा रहा है, ये करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड C पे, इट विल बी परपेंडिकुलर टू पेज एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, इससे दिखाएंगे, और ये है वो मैग्नेटिक फील्ड जो I2 करंट ने प्रोड्यूस करी C पे। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इससे कितना दूर है पॉइंट C, अगेन R डिस्टेंस, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I2 एट C इज B2 2K I2/R। इसने मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करी इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर में, और डायरेक्शन ये है परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है और इसमें करंट जा रहा है, और हमें पता है कि जब किसी तार में करंट जा रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, इन दैट फोर्स इज गिवन बाय F1, इसके ऊपर फोर्स F1 इज इक्वल टू करंट जो इसमें जा रहा है इनटू इसकी लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा हुआ है। सो ये आ गई टोटल फोर्स, इसकी यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स निकालनी है, L से डिवाइड कर दिया, दिस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, और ये सो ये दोनों फोर्स, जितनी इसके एक यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स लगेगी उतनी ही इसके यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स लगेगी। इसकी डायरेक्शन जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है इस तरफ, और जो x1/1 के ऊपर फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन इस तरफ।
तो ये हमें ये बता रही है कि दीज टू कंडक्टर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों? जैसे दो बच्चे हैं, इन्होंने एक रस्सी पकड़ रखी है, तो एक बच्चा इधर खींच रहा है, दूसरा बच्चा इधर। ये ए, दिस इज बी। बी ने ए को इधर खींचा, ए ने बी को अपनी ओर खींचा, तो दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So we can say two conductors carrying current in same direction attract each other. Very very important कि दो कंडक्टर पैरेलल रखे हों और उनमें करंट जा रहा हो सेम डायरेक्शन में, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये है हमारी वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ L ऑफ x2/2। ये है मेरे पास फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ L ऑफ x1/1। तो दोनों को अगर देखेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वल है, F1 इजिकल टू F2। तो जितनी फोर्स इसकी L लेंथ के ऊपर लगी उतनी इसकी लेंथ के ऊपर लगी। सो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, सो आई कैन री राइट कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2 वेक्टर। नो यहाँ से एम्पेयर की डेफिनेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वी नो यूनिट लेंथ के ऊपर इतनी फोर्स लगती है, एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर की यूनिट लेंथ के ऊपर इतनी फोर्स लगाता है। चलिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, R इज इक्वल टू 1 मीटर। ये दोनों कंडक्टर वैक्यूम में एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पुट करेंगे 2, K की वैल्यू 10 की पावर -7, I1 की वैल्यू 1, I2 की वैल्यू भी 1, R की वैल्यू 1, सो ये आ गया। दिस इज द फोर्स। सो इट इज़ वेरी सिंपल कि देखिए ये हमारे पास दो तारे हैं, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है और इनमें करंट जा रहा है और दोनों को 1 मीटर की डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखा हुआ है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें कितना करंट मुझे पास करना चाहिए और इसमें भी उतना ही, जितना इसमें करना है उतना इसमें करना है। तो what current should be passed in each of these two wires so that unit length of x1/1 experiences force of 2 into 10 raised power -7 Newton on unit length। I repeat, देखो ये फोर्स डिपेंड करती है 2K I1 I2। अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा जो इन दोनों में फ्लो कर रहा है तो फोर्स बढ़ जाएगी, करंट कम रखूंगा तो फोर्स कम होगी। तो मुझे कितना करंट इन दोनों तारों में पास करना पड़ेगा? व्हाट करंट मस्ट बी पास्ड इन ईच ऑफ दीज टू कंडक्टर्स which are placed 1 meter apart in vacuum so that this conductor x2/2 can exert force of 2 into 10 power -7 Newton on unit length of x1/1। This is unit length 1 meter। इस 1 मीटर लेंथ के ऊपर देखो, ये तो मालूम है हमें क्या अट्रैक्ट करेंगे, ये कंडक्टर x2/2 इसको अपनी ओर इधर खींचेगा, तो ये फोर्स जो इधर लग रही है, कौन लगा रहा है? x2/2 लगा रहा है। ये फोर्स किसके ऊपर? x1/1। ये x1/1 के ऊपर इधर फोर्स लग रही है और लगा रहा है x2/2। तो ये फोर्स 2 into 10 - 7 न्यूटन होनी चाहिए 1 मीटर लंबाई के ऊपर। तो वो करंट जो कि इन दोनों में मुझे पास करना पड़ेगा ताकि एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर की यूनिट लेंथ के ऊपर इतनी फोर्स एक्सर्ट कर सके, दैट करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। नाउ सिंपल न्यूमेरिकल ऑन दिस concept. Yes, one thing more, two conductors carrying current in opposite direction repel each other। अगर डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं आप
तो ये फोर्स जो है एक के ऊपर इधर लगेगी, दूसरे के ऊपर इधर लगेगी, सो दे विल रिपेल ईच अदर. Now this is a rectangle. Its length is 25 centimeter and breadth is 10 centimeter. ये तार है हमारे पास, रेक्टेंगल बना रखी है तार की. और दिस इज अनदर वायर इनफाइनाइट लॉन्ग. इसमें 25 एम्पेयर करंट जा रहा है और इस तार में 15 एम्पेयर, इस लूप में 15 एम्पेयर करंट पास किया गया. सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस वायर लूप, ये है क्वेश्चन हमारा. इन दोनों के बीच में इस साइड एडी साइड और ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, इनके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर. तो ये 10 सेंटीमीटर है सी डी, तो इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इट इज़ 12 सेंटीमीटर. नो सी, ये जो एडी है इसमें करंट इधर जा रहा है टूवर्ड साइड, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर में भी इसी तरफ करंट जा रहा है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज द फोर्स ऑन सी डी साइड. सिर्फ सी डी की बात करूँ, सी डी साइड के ऊपर ये है फोर्स, और लगाई किसने है, इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ और इसको इधर की तरफ खींचा जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए. तो ये है फोर्स ऑन सी डी. ये फोर्स ऑन सी डी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के ऊपर निकालनी हो तो इसको 1 फुट कर देंगे. अगर मुझे निकालनी है ए डी लेंथ एल ए डी के ऊपर, तो इससे गुणा कर देंगे. दिस इज फोर्स ऑन ए डी लेंथ. एक यूनिट लेंथ के ऊपर इतनी है और इसकी लंबाई ए डी है या एल ए डी, तो ये इसके ऊपर फोर्स देंगे. 2 के की वैल्यू 10⁻⁷, I1 15 एम्पेयर, I2 दूसरी तार में 25 एम्पेयर, एल ए डी 25 सेंटीमीटर मीन्स इतना. डिवाइड बाय distance between these two, it is 2 centimeter. 2 centimeter means 2 into 10⁻⁻2 meter. So on calculation FAD is equal to this. Now this wire and CD side of this loop, they are carrying current in opposite direction. इस इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर में राइट साइड पे है और एक करंट यहाँ से ऐसे जाके ये इधर. So they are carrying current in opposite direction, so they will repel. This conductor and this side they will repel. तो ये इसको इधर धक्का देगी इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर. सो इस साइड के बीच में और इस कंडक्टर के बीच में रिपल्शन, इस साइड और इस कंडक्टर के बीच में अट्रैक्शन, बिकॉज दीज आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन. ये और ये रिपेल करेगी. तो दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बी सी एंड इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर इज गिवन बाय दिस. ये है फोर्स ऑन यूनिट लेंथ और ये एल बी सी की लंबाई. तो दिस इज टोटल फोर्स ऑन दिस बी सी लेंथ. पुट वैल्यूज़, ये सिर्फ डिस्टेंस यहाँ पे R2 ये आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी. दिस डिस्टेंस बी सी और इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के बीच की. ऑन कैलकुलेशन ये आ गया. सो ये रिपल्सिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन ये ज़्यादा है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इस तरफ इधर खींचा जाएगा लूप. सो दिस इज FAD माइनस FVC. पुट वैल्यूज इन दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस वायर लूप. ये तार की तरफ चला हुआ है इस इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर की तरफ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.